दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल किया है तो फिर फाइल करने की कोशिश की है तो आपने एक शब्द इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और वो शब्द है ईवीसी। और तब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये ईवीसी क्या चीज़ होती है और क्यों हमसे मांगते हैं और ईवीसी कैसे हम बना सकते हैं और अगर ये नहीं किया तो आगे क्या होगा। तो बिल्कुल सही है आपका सवाल और आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे एकदम सरल और सीधी भाषा में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हो वैसे आसान भाषा में आपको पता चल जाएगा ईवीसी का पूरा मामला। तो इस वीडियो के बाद आप ईवीसी के बारे में इतना सब जान लोगे कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ईवीसी क्या होता है, उसके बाद कि ईवीसी क्यों ज़रूरी है और ईवीसी के कितने तरीके होते हैं और हर तरीके चरण दर चरण से ईवीसी के समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईवीसी के बाद क्या होता है, आम गलतियां क्या होती है जो लोग करते हैं। तो बिना समय गवाए बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईटीआर फाइलिंग क्या होता है, क्योंकि पहले थोड़ा मुश्किल सवाल यही आता है उसको ईवीसी का, लेकिन ईवीसी समझने से पहले हमें आईटीआर को समझना जरूरी है ताकि ईवीसी का मतलब और भी साफ तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आईटीआर क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी हम पैसा कमाते हैं, चाहे फिर वो नौकरी से हो, व्यापार से हो या घर के किराए से हो, तो सरकार को हमें बताना पड़ता है कि हाँ, हमने इस साल में इतना रुपए कमाया है और हमने इतना टैक्स भी भरा है। ये हमें सरकार को जानकारी देनी पड़ती है और ये बताने की प्रक्रिया का नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर फाइलिंग कहते हैं। तो आप ऑनलाइन जाते हैं आयकर विभाग की वेबसाइट पर और अपनी सारी कमाई भर के टैक्स की गणना कर लेते हैं और एक फॉर्म जमा करते हैं। इसी के तहत आईटीआर फाइल करना कहते हैं। तो फिर इसमें वीवीसी कहाँ से आया। तो सोचो एक बार कि मान लो तुमने एक आवेदन फॉर्म भर दिया, जैसे कि स्कूल की छात्रवृत्ति के लिए, और तुमने उस फॉर्म को पूरा भरा, सब जानकारी भी लिखी, लेकिन फॉर्म के नीचे एक ही जगह लिखी आवेदक के हस्ताक्षर। तो जब तक हस्ताक्षर नहीं होते तब तक फॉर्म मान्य नहीं होता है। कोई भी कह सकता है कि मैंने ये फॉर्म नहीं भरा, तो क्या सबूत है कि लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो तो ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर तो फॉर्म आपको जो दिया जाता है उसे भरने के बाद सरकार को एक सबूत चाहिए होता है कि ये रिटर्न आपने खुद ही भरा है, किसी और ने आपकी तरफ से नहीं भरा है। और उसी की सबूत की प्रक्रिया को कहते हैं ईवीसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन करना, और इसे संक्षिप्त रूप में ईवीसी नाम से बुलाया जाता है, जबकि इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो अब जानते हैं कि ईवीसी क्या है, इसकी पूरी जानकारी एकदम डिटेल में। दोस्तों, अब सीधी बात करते हैं कि ईवीसी क्या होता है, बिल्कुल सही सही। तो ईवीसी का पूरा नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जिससे आप अपना आईटीआर सत्यापित करते हो, यानी कि पुष्टि करते हो कि हाँ, ये रिटर्न मैंने ही भरा है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, ऐसा। तो अब जानते हैं कि ईवीसी कब काम आता है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना आईटीआर फाइल कर लेते हो, मतलब कि सारी जानकारी सही सही से भर लेते हो अपने पोर्टल पे, तब सबसे आखिरी चरण आता है और वहाँ पे आपको आईटीआर भरो, उसके बाद जमा करो, उसके बाद ई वेरीफाई करो, यानी कि सत्यापित करना। तो यहीं पर ईवीसी का उपयोग होता है। जब तक सत्यापन नहीं होता तब तक आईटीआर फॉर्म अधूरा माना जाता है। मतलब कि आपने आईटीआर तो जमा कर दिया है, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर आपने उसे सत्यापित नहीं किया तो आईटीआर अमान्य माना जाएगा। इनकम टैक्स विभाग इस प्रोसेस नहीं करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, आईटीआर जमा कर देते हैं लेकिन सत्यापन करना भूल जाते हैं। बाद में उन्हें नोटिस आता है, तनाव होता है, और ये चरण भी कभी मत छोड़िएगा। अब जानते हैं कि ईवीसी एक अनोखा कोड होता है। तो जब भी आप ईवीसी जनरेट करते हो तो आपको 6 अंकों का एक ओटीपी जैसा कोड मिलता है और ये कोड सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है, सीमित समय के लिए मान्य होता है, आमतौर पर 72 घंटे के लिए। आपकी पहचान की यह कोड पुष्टि करता है। लेकिन ईवीसी सिर्फ एक ही तरीके से नहीं किया जाता, बल्कि कई तरीके हैं ईवीसी जनरेट करने के, और हर तरीके की अपने आप में एक प्रक्रिया होती है। तो आइए जानते हैं कि ईवीसी के तरीके कौन कौन से हैं। इसकी पूरी सूची मैं आपको दे देता हूँ। तो अब बात करते हैं कि
कितने तरीके से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। तो सरकार ने हमारी सुविधा के लिए 6 मुख्य तरीके दिए हैं ईवीसी के लिए। तो चलते हैं इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तरीका है आधार ओटीपी से। दोस्तों, आप लोगों के पास अगर आधार कार्ड है और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको ईवीसी करने के लिए सिर्फ पोर्टल पे अपना आधार कार्ड नंबर देना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डाल के जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपका ईवीसी हो जाएगा। दूसरा तरीका है नेट बैंकिंग के माध्यम से। तीसरा तरीका है कि बैंक एटीएम में जाके। चौथा है अपने डीमैट खाते से। पांचवा है बैंक खाते से। और छठा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी से। तो इन सब में सबसे ज़्यादा लोग पहले 2 तरीके ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग का, जिसमें से भी ज़्यादातर लोग आधार ओटीपी का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम सारे तरीके को आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ईवीसी के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ईवीसी करने के बाद आपको क्या मिलता है, क्या सबूत होता है आपके पास, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि ईवीसी के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, इसको चरण दर चरण हम समझते हैं। तो स्टेप 1 होता है कि पुष्टि का संदेश मिलना। तो जैसे ही आपका ईवीसी सफल होता है वैसे ही पोर्टल पर एक हरे रंग का संदेश आ जाता है कि आपका आईटीआर सफलतापूर्वक ई सत्यापित हो गया है। उसके बाद आता है स्टेप 2, जिसमें आपको ईमेल आता है। तो आपके जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको एक पुष्टिकरण का ईमेल आता है, जिसमें होता है कि आईटीआर की वी पावती संख्या यानी कि उसका कोड, फाइल करने की तारीख, सत्यापन की तारीख और निर्धारण वर्ष, ये सारी चीज़ें उस ईमेल में लिखी होती है। उसके बाद आता है स्टेप 3 यानी कि प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो सत्यापन करने के बाद इनकम टैक्स विभाग आपका आईटीआर प्रोसेस करना शुरू कर देता है। मतलब वे जांचने लगते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। और उसके बाद आता है स्टेप 4, जिसमें आपको सूचना आती है। तो प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद आमतौर पर 15 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच में आपको एक सूचना मिलती है आपके ईमेल एड्रेस पर, और इसमें लिखा होता है कि आपने जो भी टैक्स घोषित किया है वो सही है या कोई असंगठित नहीं है। उसके बाद आता है स्टेप 5 यानी कि धन वापसी, यानी कि रिफंड अगर आपकी बनती है तो अगर आपको इनकम टैक्स में रिफंड बनती है तो ईवीसी के बाद वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि रिफंड सीधे आपके पूर्व स्थापित बैंक अकाउंट में आने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसे कमेंट करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अब तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल्स में ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाइए, बिल्कुल फ्री है।